हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है BA BSc BCom 6 सेमेस्टर को कैलकुलर सब कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो दिया है। यहाँ पे जो आपका को कैलकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है इस बहुत महत्वपूर्ण है, BA BSc BCom 6 सेमेस्टर। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में बताया जाएगा। जो ये वीडियो बन रही है ये भाग 3 है, जो इसके पहले 2 भाग बन चुकी है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देख लीजिएगा। और हाँ, सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप सभी लोग, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो हम यहाँ पे BA BSc BCom 6 सेमेस्टर वालों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, उनके सिलेबस को कवर भी करेंगे साथ ही साथ, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे तो उसको भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सभी लोग बने रहिए। और यहाँ पे भी दिया गया है कि जो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग सभी लोग बने रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं। शु- शुरू करने से पहले एक बार यहाँ से आप और एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि BA BSc यहाँ पे जो है 6 सेमेस्टर वालों का है, को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो इसके पहले फर्स्ट और दूसरी वीडियो का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे दिया है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। तो हम यहाँ पे जो आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, फर्स्ट यूनिट का जो व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य, पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। तो यहाँ पे जो व्यक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, तो इसकी वीडियो हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, और इसका लिंक, जो पहली वीडियो का लिंक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को, उस लिंक को टच करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा आज का है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे बताया जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे अपना जो टॉपिक है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, यहाँ पे औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ, हेयर केयर एंड स्टाइलर फॉर फॉर्मल लुक। तो यहाँ पे जो हमारा दिया है, ये आज हमारा नया टॉपिक है, जो हमारा वीडियो में दिया है, हमारे जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम चलते शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला आपका प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि औपचारिक अवसरों के लिए बालों की शैली में सबसे अधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको किसी एक ही ऑप्शन सही होगा जो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बीच वेव्स, बी लूज कर्ल्स, सी स्लीक पोनीटेल, डी चॉप कट। यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि आपको जो बाल होते हैं उसको कई प्रकार से मतलब कि प्रचलित करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, स्लीक पोनीटेल होता है, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए किस प्रकार का तेल उपयोगी है। ऑप्शन ए दिया सरसों का तेल, बी नारियल का तेल, सी जैतून का तेल, डी बादाम का तेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए बालों को उपयोग करता है वो होता है बादाम का तेल। आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों के रूखीपन को दूर करने के लिए किस प्रकार का हेयर मास्क उपयोगी होता है। जो रूखीपन होता है वो हेयर मास्क उपयोगी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, ए प्रोटीन मास्क, बी हाइड्रेटिंग मास्क, सी क्ले मास्क, डी विटामिन सी मास्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हाइड्रेटिंग मास्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जहाँ पे जो रूखीपन को दूर करने के लिए हेयर मास्क का उपयोग होता है वो हाइड्रेटिंग मास्क होता है। तो यहाँ पे आपका सभी लोग, जो डैंड्रफ भी आता है तो यहाँ पे हाइड्रेटिंग मास्क के द्वारा रूखीपन को दूर करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
यहाँ पे औपचारिक लुक के लिए बालों में किस प्रकार की एक्सेसरी का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे बालों को एक्सेसरी करने का उपयोग करना चाहिए जो लुक के लिए, जो लोग जैसे लुक बनाते हैं बालों का। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो उपयोग है तो वो ऑप्शन दिया ए बड़ी हेयर लिप क्लिप्स, ये आपका गलत होगा। रंगीन रिबन, ये भी आपका गलत होगा। सी मिनिमलिस्टिक हेयर पिन, ये आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी चमकदार यहाँ पे हेड बैंड, ये भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वो मिनिमलिस्टिक हेयर पिन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें जो हेयर पिन आपको लगाना चाहिए, आप सभी लोग लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को सीधा करने से पहले क्या लगाना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बालों को सीधा करने के लिए क्या लगाना चाहिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पे आपका जो दिया है आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिया है हेयर मास्क, दूसरा है हेयर स्प्रे, तीसरा हेयर सीरम, चौथा है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। जो आपका जो गर्म हवा होती है उसमें से आपको ये सीधा बालों को करना होता है। आप सीधा भी कर सकते हैं या उसको मतलब कि किसी भी डिजाइन में बना सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न में, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया बालों को धोने के बाद किस प्रकार की कंघी का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि जो ऑप्शन दिया है फाइन टूथ कंघी, दूसरा है ऑप्शन वाइट टूथ कंघी, यहाँ पे तीसरा प्लास्टिक ब्रश, चौथा है मेटल ब्रश। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वाइट ब्रूस टूथ कंघी। जो आपका जो होता है वाइट टूथ कंघी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लंबे बालों के लिए औपचारिक अवसरों पर कौन से हेयर स्टाइल उपयुक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया है फिश टेल ब्रेड, बी हाई बन, सी लूज वेव, डी चॉपी बॉब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जानते हैं, लड़कियाँ अधिकतर जानते हैं कि इसमें कौन सा हेयर स्टाइल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए करेक्ट, फिश टेल ब्रेड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है बालों के विकास के लिए किस विटामिन का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है पहला विटामिन ए, बी विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर विटामिन डी होगा, विटामिन डी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को डैंड्रफ को रोकने के लिए किस प्रकार का शैम्पू उपयोगी होता है। तो यहाँ पे बालों को डैंड्रफ रोकने के लिए शैम्पू का उपयोगी है। तो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं, अधिकतर यहाँ पे देखा जाता है कि जो लेडीज होते हैं उनके बालों में डैंड्रफ होता है। तो ऑप्शन दिया है मॉइस्चराइज शैम्पू, बी क्लैरिफाइंग शैम्पू, सी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को नेचुरली सुखाने पर सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन में तौलिया से रगड़ कर, हेयर ड्रायर का उपयोग करके, सी हवा में सुखाना, सन ड्राई का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और हवा में सुखाना जो अच्छा तरीका होता है, तो नेचुरल भी होता है सुखाने का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, हवा में सुखाना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों की स्लिप्ट एंड्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो बालों को स्लिप्ट रोकने के लिए करना चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नियमित हेयर कट, बी डेली हेयर वॉश, सी तेल लगाना, डी बालों को सीधा करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नियमित हेयर कट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी बार शैम्पू करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ए प्रतिदिन, बी हर दूसरे दिन, सी सप्ताह में एक बार, डी जब जब ज़रूरत हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप सभी लोग बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि बालों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी बार शैम्पू करना चाहिए। तो आपको जब ज़रूरत हो तभी आपको शैम्पू करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों की गहराई से सफाई के लिए किस प्रकार का उत्पाद उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जो बालों की गहराई की सफाई के लिए
उत्पाद का उपयोग होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कंडीशनर, बी हेयर केयर सीरम, सी कैलोरीफाइंग शैम्पू, डी हेयर ऑयल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कैलोरीफाइंग शैम्पू आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों की जड़ों में वॉल्यूम जोड़ने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। तो जो वॉल्यूम जोड़ने के लिए उपयोग करना चाहिए वो कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेयर जेल, ये आपका होगा नहीं। हेयर स्प्रे, ये भी आपका नहीं होगा। वॉल्यूमाइजिंग मूस, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हेयर सीरम है, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया कि हेयर ड्रायर का उपयोग करते समय किस प्रकार की सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। तो जो हेयर ड्राई है इसका उपयोग किस प्रकार सुरक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है हाई हीट पर सेट करना, बी लो हीट पर सेट करना, सी हीट प्रोटेक्टेड स्प्रे का उपयोग, डी डायर को बालों में बहुत नज़दीक रखना, ये भी है। तो यहाँ पे आपका जो पहला और दूसरा है ये तो होगा नहीं। सी नंबर जो है आपका ये हो सकता है, आपका राइट आंसर होगा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का उपयोग जो सुरक्षा करता है। तो आपका राइट आंसर होगा, चौथा आपका गलत होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि औपचारिक अवसरों के लिए किस प्रकार के हेयर एक्सेसरी उपयुक्त होती है। जो औपचारिक अवसरों पे एक्सेसरी हेयर के होते हैं वो कौन से होते हैं। यहाँ पे बड़े फ्लावर प्रिंस, ये आपके होगा नहीं, ये आपके गलत होगा। तो उसमें पाल प्रिंस ये आपका हो सकता है, लेकिन रंगीन रबर बैंड्स ये आपका गलत है। चमकीले हेयर बैंड्स ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सूक्ष्म पर्ल प्रिंस होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो चलते हैं अब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि लंबे समय तक हेयर स्टाइल को बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट उपयोगी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हेयर क्रीम, बी हेयर मास्क, सी हेयर स्प्रे, डी हेयर ऑयल। तो यहाँ का सभी लोग जानते हैं कि लंबे समय तक हेयर स्टाइल को बनाए रखने के लिए वो हेयर स्प्रे होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका हेयर स्टाइल लंबे समय तक बनाए रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों में चमक जोड़ने के लिए किस प्रकार का उत्पाद उपयोगी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए, जो चमकदार बाल को जोड़ने के लिए उत्पाद उपयोगी होता है वो हेयर मास्क, हेयर सीरम, कैलोरीफाइंग शैम्पू, हेयर जेल। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वो हेयर सीरम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे यह चमक लाता है बालों में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार का कंडीशनर कलर हेयर के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन दिया है डीप कंडीशनर, बी लीवाइन कंडीशनर, सी कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर, डी वॉल्यूमाइजिंग कंडीशनर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कलर्ड हेयर है वो आपका राइट आंसर होगा। जो कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को सीधा करने से पहले किस प्रकार का उत्पाद लगाना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बालों को सीधा करने के लिए उत्पाद लगाना चाहिए वो हेयर जेल है, हेयर स्प्रे, हीट प्रोटेक्ट, हेयर मास्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हीट प्रोटेक्टेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बालों को नुकसान से बचाने के लिए किस प्रकार का शैम्पू उपयोगी होता है। तो ऑप्शन दिया है सल्फेट फ्री शैम्पू, बी कैलोरीफाइंग शैम्पू, डी सी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डी वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा नुकसान बचाने के लिए शैम्पू का उपयोगी होती है बालों को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सल्फेट फ्री शैम्पू आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दिया गया है, यहाँ पे सहायक उपकरण बनाने की कला, आर्ट ऑफ एक्सेसोरिंग आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है यही है। तो यहाँ पे जो दिया है कि आपका जो सहायक उपकरण मतलब कि आपके जो उपकरण को सहायक देते हैं तो आपके यहाँ पे रिलेटेड है। इसका आपको एमसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जाएगा जो प्रश्न है।
तो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि सहायक उपकरणों के संदर्भ में स्टेटमेंट पीस का क्या अर्थ है। तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि जो सहायक उपकरणों के संदर्भ में स्टेटमेंट पीस का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, जो स्टेटमेंट पीस है ऑप्शन में दिया गया है कि बहुत महंगा गहना, बी ध्यान आकर्षित करने वाला एकर आभूषण एवं एक्सेसरी, सी साधारण डिजाइन वाला गहना, डी पुराने फैशन का आभूषण। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका कौन सा होगा। पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, जो बहुत महंगा गहना है। यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने वाला भी एकल या आभूषण या एक्सेसरी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो है यहाँ पे आपका राइट होगा। जो स्टेटमेंट पीस का अर्थ है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब जो आपका जो तीसरा दिया है यहाँ पे आपका ये गलत भी होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चौथा भी आपका पुराने फैशन का आभूषण, ये भी आपका गलत होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ध्यान आकर्षित करने वाला एकल आभूषण या एक्सेसरी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि एक आदर्श ग्रूमिंग सेशन में बेल्ट का चुनाव कैसे किया जाता है। जो बेल्ट का चुनाव किया जाता है वो कैसे किया जाता है जो ग्रूमिंग सेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कपड़ों में मेल खाता हुआ, बी जूतों में मेल खाता हुआ, सी घड़ी में मेल खाता हुआ, डी टाई में मेल खाता हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा वो जूतों से मेल खाता हुआ। जो बेल्ट का चुनाव होता है वो जूतों से मेल खाता हुआ रहता है, तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि ऑफिस पहनावे में सहायक उपकरणों को किस प्रकार चुनाव किए जाने चाहिए। जो ऑफिस पहनावे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है चमकीले और बड़े, बी सूक्ष्म और पेशेवर, सी रंगीन और फैशनेबल, डी पारंपरिक और भारी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी आपके पहला और सी डी आपका गलत होगा। तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि कैजुअल पहनावे के साथ किस प्रकार की एक्सेसरीज को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन दिया सोने की चेन, बी बड़ी हुप इयररिंग, सी चमड़े का ब्रेसलेट, डी मोती का हार। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वो चमड़े का ब्रेसलेट, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया पार्टी वेयर में किस प्रकार के बैग को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है बैक पैक, बी टोटे बैग, सी क्लच, डी स्पोर्ट्स बैग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे दिया है कि जो पार्टी वेयर में बैग होता है वो प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ पे कौन सा होता है। तो यहाँ पे अब जो होता है वो क्लच होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप सभी लोग देखे होंगे पार्टियों में कि जो लोग बाइक लिए थे वो क्लच के जैसे लिए होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आप चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्मल पहनावे में घड़ी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया बड़े डायल और चमकीले रंग, ये तो होता नहीं, आपका ये गलत होगा। जो फॉर्मल पहनावे हैं, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है सूक्ष्म डिजाइन और क्लासिक लुक, ये आपका राइट है, तो ये आपका हो सकता है। अगला जो प्रश्न इस वो ऑप्शन है सी खेल की घड़ियाँ, तो आपका नहीं होगा। डिजिटल डिस्प्ले, यह भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, सूक्ष्म डिजाइन और क्लासिक लुक आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि संगीत समारोह या फेस्टिवल में जाते समय किस प्रकार के एक्सेसरीज का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, पहला मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, बी बोहेमियन स्टाइल एक्सेसरीज, सी फॉर्मल वॉच और कफलिंग्स, डी पेशेवर ब्रीफ केस। तो आपका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बोहेमियन स्टाइल एक्सेसरीज आपका राइट होगा। जो संगीत समारोह या फेस्टिवल में जाते हैं तो वो बोहेमियन में जाते हैं, तो आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया एक अच्छी तरह से संतुलित ग्रूमिंग में आभूषणों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो जो संतुलित ग्रूमिंग है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ए जितना अधिक हो सके, ये आपका गलत है। केवल एक या दो प्रमुख टुकड़े, तो ये आपके हो सकता है। तो यहाँ पे सी दिया है 5 से 7 टुकड़े, डी 10 से अधिक टुकड़े। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल एक या दो प्रमुख टुकड़े आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि एक आकस्मिक लुक के लिए
संलग्नसेज का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ओवरसाइड और बोल्ड, बी क्लासिक एविएटर्स, सी एपोर्टी लुक्स, डी फॉर्मल फ्रेंड्स। यहाँ आपका पहला तो आपका गलत होगा। आपका यहाँ पे जो क्लासिकल एविएटर्स है ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तिगत शैली के अनुसार सहायक उपकरणों का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ए रंग संयोजन, बी अवसर का महत्व, सी परिधानों की शैली, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि सहायक उपकरण चुनते समय शरीर के आकार का क्या महत्व होता है। तो ऑप्शन दिया है शरीर के आकार का कोई महत्व नहीं होता। जो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछे सहायक उपकरण चुनते समय शरीर के आकार का महत्व होता है, वो होता है आपका शरीर के आकार का कोई महत्व नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। बी में दिया है शरीर के आकार के अनुसार सहायक उपकरण चुनने से संतुलन और समरूपता आती है। तो ये आप सी दिया है केवल लंबे लोगों को सहायक उपकरण पहनना चाहिए, जबकि आपका गलत है। डी केवल छोटे लोगों को सहायक उपकरण पहनना चाहिए, आपका गलत होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शरीर के आकार के अनुसार सहायक उपकरण चुनने से संतुलन और समरूपता आती है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्मल अवसरों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण कौन से हैं। तो जो उपयुक्त सहायक उपकरण कौन से हैं, चमकदार और बड़े गहने आपका नहीं होगा, सूक्ष्म और शालीन गहने ये आपका राइट आंसर होगा, खेल घड़ियाँ ये आपका नहीं है, गलत होगा, रंगीन चूड़ियाँ यह भी आपका गलत होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सूक्ष्म और शालीन गहने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि साड़ी के साथ पहनने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण क्या है। तो ऑप्शन ए दिया बड़े हुप ईयर रिंग्स, बी लंबी चेन वाली नेकलेस, सी जड़ाऊ बेल्ट, डी स्टड एयर रिंग्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो साड़ी के साथ पहनने के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जड़ाऊ बेल्ट आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कैजुअल वेयर के लिए सहायक उपकरणों में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे डायमंड नेकलेस, बी लेदर बैंड वाली घड़ी, सी हैवी मेटल ब्रेसलेट, डी बड़े पैमाने पर जड़ाऊ ताज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लेदर बैंड वाली घड़ी। तो आपका राइट होगा कैजुअल वेयर के लिए सहायक होता है वो लेदर बैंड वाली घड़ी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट करने में सहायक उपकरण कैसे मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि उनकी पसंद और शैली को दर्शाकर, ये बी केवल ब्रांडेड सहायक उपकरण पहनकर, सी सभी प्रकार के सहायक उपकरण पहनकर, डी केवल महंगे सहायक उपकरण पहनकर। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे जो दिया है कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उनकी पसंद और शैली को दर्शाकर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि गर्मियों के मौसम में पहनने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण कौन से हैं। तो यहाँ पे जो गर्मियों में पहनने के लिए मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त सहायक है वो है आपका ऑप्शन दिया भारी वुलन स्कर्ट, ये आपका नहीं होगा, ये गलत होगा। बी हल्के फैब्रिक स्कर्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। बड़े लेदर जैकेट, ये आपका नहीं होगा। भारी बूट, ये आपका गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे हमारा जो टॉपिक दिया गया है कि ये मौखिक हाइजीन, ओरल हाइजीन। तो यहाँ पे जो बताया गया ये टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं हमारे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि वो भी इस करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्न को। यहाँ पे दिया गया है कि हमारी स्क्रीन पे मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जो सुबह शाम आपका होना चाहिए, तो 2 बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फ्लॉसिंग का मुख्य लाभ क्या है।
तो यहाँ पे ऑप्शन एम दिया मथुड़ों की मालिश, बी दांतों का सफ़ेद होना, सी दांतों के बीच की गंदगी निकालना, डी मुंह की दुर्गंध को दूर करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो फ्लॉसिंग का मुख्य लाभ होता है वो दांतों के बीच की गंदगी निकालना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे जो दांतों के बीच में जो गंदगी रहता है उसको फ्लॉसिंग का लाभ होता है, मतलब फ्लॉसिंग से करते हैं तो उसके बीच में गंदगी को निकालता है दांतों के बीच की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मुंह के छालों से बचने के लिए किस प्रकार का टूथपेस्ट सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फ्लोराइड युक्त, बी हर्बल, डी सी नमक युक्त, तो डी सोडियम लारिक सल्फेट। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सोडियम लारिल सल्फेट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि किस उम्र से बच्चों को मौखिक स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। तो ये ऑप्शन दिया है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष 6 महीने। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा जो मौखिक स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए, तो वो कौन से उम्र के बच्चों का होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 6 महीने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि दांतों की सफाई के लिए किस प्रकार का ब्रश उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हार्ड ब्रिसल्स, बी मीडियम ब्रिसल्स, सी सॉफ्ट ब्रिसल्स, डी बहुत गाढ़ हार्ड ब्रिसल्स। आपका यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं जो दांतों की सफाई के लिए ब्रश उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके जो जानते हैं कि जो सॉफ्ट ब्रिसल्स होता है आपका उपयुक्त होता है, अच्छा होता है दांतों की सफाई के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए माउथ वॉश, बी चीनी युक्त गम, सी तंबाकू, डी काली मिर्च। तो आपका यहाँ पे जानते हैं करेक्ट ऑप्शन होगा माउथ वॉश, जो मुंह की दुर्गंध को बचाने के लिए उपयोग करता है तो वो माउथ वॉश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है मीठे पदार्थ, ये आपका गलत होगा। बी अम्लीय खाद्य पदार्थ, सी फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, डी चिपचिपे खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ को सेवन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया दांतों के पीलेपन से बचने के लिए किसे टालना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया पानी, बी ताज़े फल, सी कॉफ़ी और चाय, डी दूध। तो दांतों के पीलेपन से बचने के लिए टालना चाहिए वो होता है आपका राइट आंसर होगा और कॉफ़ी और चाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि दांतों के जांच के लिए कितनी बार डेस्टिंग डेस्टिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिए हर महीने, बी हर 6 महीने में एक बार, सी हर साल, डी जब समस्या हो। तो यहाँ पे हर 6 महीने में एक बार जाना चाहिए। जो दांतों की जांच के लिए डेस्टिंग के पास जाना चाहिए वो हर 6 महीने में एक बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों में दांतों की सड़न का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों के दांतों में मुख्य सड़न का कारण है वो अधिक पानी पीना, अधिक ब्रश करना, अधिक मीठा खाना, अधिक फल खाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अधिक मीठा खाना। जो बच्चों के दांतों की सड़न का मुख्य कारण है वो अधिक मीठा खाने से होता है। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है टूथ ब्रश को कितने समय बाद बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हर महीने, बी 2 महीने में एक बार, सी 3 महीने में एक बार, डी 6 महीने में एक बार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो 3 महीने में एक बार बदल देना चाहिए। तो आपका टूथ ब्रश को 3 महीने में एक बार ज़रूर बदलना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मसूड़ों की बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए दिया नियमित रूप से चीनी खाना, आपका गलत होगा। नियमित रूप से फ्लाक्सिंग करना, जो नियमित रूप से चाय पीना, यह भी आपका नहीं होगा। नियमित रूप से चॉकलेट खाना, यह भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नियमित रूप से फ्लाक्सिंग करना, जो मसूड़ों की बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मौखिक हाइजीन में टंग क्लीनर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दांतों को मजबूत बनाना, आपका नहीं है, गलत होगा। मसूड़ों की मजबूती, ये भी आपका गलत होगा। मुंह की दुर्गंध को कम करना,
दांतों का पीलापन कम करना आपका गलत होगा। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुंह की दुर्गंध को कम करना। जो मौखिक हाइजीन के टंग क्लीनर का उपयोग करने का मुख्य लाभ है मुंह की दुर्गंध को कम करना, तो यहाँ पे होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है मौखिक हाइजीन के लिए नियमित रूप से जांच क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया दांतों की सजावट के लिए, बी समस्याओं की शुरुआती है जो पहचान, सी मसूड़ों को रंगीन बनाने के लिए, डी दांतों को लंबा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समस्याओं की शुरुआती पहचान। जो भी है, जो मौखिक हाइजीन के लिए नियमित रूप से जांच की आवश्यकता होती है और समस्याओं की शुरुआती पहचान के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं। अब वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप सभी लोग। अब चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि चिल्ड्रन में मौखिक हाइजीन को बनाए रखने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन दिया है ए उन्हें अकेला ब्रश करने देना, बी उन्हें मिठाई खाने देना, सी पेरेंटल निगरानी में ब्रशिंग, डी उन्हें केवल पानी में कुल्ला करने देना। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी गलत होगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जानते हैं चिल्ड्रन में मौखिक हाइजीन को बनाए रखने की कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पेरेंटल निगरानी की में ब्रशिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मसूड़ों की स्वस्थ रख के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक लाभकारी होता है। ऑप्शन ए दिया विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा, जो मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन की सबसे अधिक लाभकारी होता है वो विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि मौखिक हाइजीन को बनाए रखने में फ्लोराइड किस प्रकार मदद करता है। ऑप्शन ए दांतों की सजावट, बी मसूड़ों की सूजन को कम करना, सी दांतों की मजबूती प्रदान करना, डी मुंह की दुर्गंध को कम करना। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा, तो मौखिक हाइजीन को बनाए रखने में फ्लोराइड को मदद करता है और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन करेक्ट होगा सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है इलेक्ट्रिक टूथब्रश का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे बैटरी की बचत, बी ब्रशिंग के समय को कम करना, यह भी आपका सी दिया है अधिक प्रभावी प्लाक हटाना, डी मसूड़ों की मालिश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है वो अधिक प्रभावी प्लाक हटाना आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मौखिक हाइजीन में एंटीसेप्टिक माउथवाश का क्या उपयोग है। जो एंटीसेप्टिक माउथवाश है वो क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया है ए दांतों को सफ़ेद बनाना, बी मसूड़ों के सूजन को कम करना, सी मुंह में अल्सर का इलाज, डी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो एंटीसेप्टिक माउथवाश का उपयोग करते हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मौखिक हाइजीन के लिए रोजाना कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए दिया 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 3 मिनट, डी 5 मिनट। तो यहाँ पे आपको जानते हैं कि मौखिक हाइजीन के लिए रोजाना कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए, वो 2 मिनट तक किया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया मौखिक हाइजीन में इंटरडेंटल ब्रश का क्या महत्व है। तो इंटरडेंटल का ब्रश का महत्व है वो आपका ऑप्शन दिया है दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए, बी दांतों के बीच की सफाई के लिए, सी मसूड़ों की सूजन कम करने के लिए, डी मुंह की दुर्गंध को ख़त्म करने के लिए। तो जो इंटरडेंटल ब्रश है इसका महत्व होता है, यहाँ पे दिया है कि दांतों के बीच की सफाई के लिए होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो इंटरडेंटल ब्रश का महत्व होता है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हम वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को चैनल को IAS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।